बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 500 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूँगा। इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाले हैं। 500 से अधिक प्रश्नों को अगर आप देख लेंगे और एक ही वीडियो में आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएं, इससे बेटर और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के कठिन मेहनत के बाद और लगातार एक प्रकार से आपके जो है कमेंट करने के बाद मैंने सोचा कि बिल्कुल आपके लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी शारीरिक शिक्षा और योग की महासंग्राम रिवीजन क्लास देनी चाहिए। इस महासंग्राम रिवीजन क्लास का उद्देश्य है बीए, बीएससी, बीकॉम का जो चौथा सेमेस्टर है उसमें को करिकुलर परीक्षाओं के रूप में शारीरिक शिक्षा और योग का पेपर होता है, तो उसी पेपर को क्लियर करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दूं, आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय में आपको शारीरिक शिक्षा और योग को करिकुलर कोर्स के रूप में यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए यही लेक्चर आपके लिए सफिशियंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, किसी भी जो है ग्रेजुएशन का कोर्स आप करें, बीबीए, ठीक है, बीसीए, यहाँ तक कि बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, इन सभी में भी आपको शारीरिक शिक्षा और योग से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। तो यही प्रश्न 100% आने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि को करिकुलर परीक्षाओं के लिए ही को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल बनाया गया है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यह कथन कैसा है? तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न अंग है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसका कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है भैया? सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। सर्वांगीण विकास में आपका सामाजिक विकास हो जाएगा, बौद्धिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, इसके अलावा मोटोर डेवलपमेंट, यहाँ तक कि संज्ञानात्मक विकास और लैंग्वेज डेवलपमेंट, सब कुछ आपको शारीरिक शिक्षा में आपको दिख जाएगा। कुल मिलाकर के शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का संबंध है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? व्यायाम से, आसनों से, या क्रीड़ा की घटनाओं से, या फिर इन सभी से? तो भाई आसन, व्यायाम, क्रीड़ा की घटनाएं, ये सभी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड होती हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? पर्याप्त उपकरण, अनुकूल मैदान और पर्याप्त संसाधन। इन सभी की जरूरत पड़ती है। अनुकूल मैदान होना चाहिए, पर्याप्त उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त संसाधन भी होने चाहिए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता के लिए। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं, शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं कौन से? देखिए, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और सामाजिक आयाम, ये तीनों आयाम शारीरिक शिक्षा के होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज़ हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूं, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भाई बहुत मेहनत करने के बाद मैं आपके समक्ष आया हूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत को हमारे सफल बनाइए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है। आपको बता दूं, मैं अपना संपूर्ण जो है समय पूरे दिन का निकालता हूं, पूरे रात पूरी दिन आपके लिए मेहनत करता हूं, तब जा करके कहीं एक आध वीडियो बना पाता हूं, ठीक है। बाकी आप देखते होंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बहुत सारी वीडियोस आपको इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको यह वीडियो जो है ये रिवीजन क्लास के तौर पर है, और इसमें संपूर्ण प्रश्नों को मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चले, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने करी? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई?
1984 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएस यानी कि एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है। एनएस एनआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूरा मतलब फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है, नेताजी सुभाष, ये एनएस का मतलब हो गया, और ये एन का मतलब हो गया नेशनल, ठीक है। और इसके अलावा नेशनल मतलब कि क्रीड़ा संस्थान है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। एनआईएस का मतलब होता है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है SIA, SIA या SAI कुछ भी आप बोले तो इसका मतलब होता है साई, कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है। तो साई का पूर्ण रूप जानते हैं क्या होता है? भारतीय खेल प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। और इसमें जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न रखे हुए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न विभिन्न विश्वविद्यालयों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पिछले एक वर्ष में यानी 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके अलावा 2024 और 25-26 की परीक्षाओं में कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इनको भी इंक्लूड किया है। तो इसमें से लगभग 500 से 600 प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया पूरा का पूरा। देखिए, भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार, भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद के बाद में अगर दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार जो है दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, ये बात ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात की तो मेजर ध्यानचंद के जो यादगार में या उन्हीं के से रिलेटेड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद की बात की है तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर हैं। और अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो बेस्ट कोच को दिया जाता है, यानी कि जो अच्छे गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, इनमें से देखें तो खेल क्रियाएं जो होती हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं, जब यह वीडियो आप देख लेंगे पूरा, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो एकदम से पीक पर होगा और तबाही मचाएंगे आप परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है। अभी आपका BU झांसी का पेपर लगा हुआ है 1 जून को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और ऐसे कई विश्वविद्यालय, MSU यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? शारीरिक शिक्षा का उद्भव जो है ये ग्रीक से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व कब से माना जाता है। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व 19वीं शताब्दी से माना जाने लगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का आयाम नहीं है। व्यक्तित्व का आयाम, आर्थिक आयाम व्यक्तित्व का आयाम नहीं है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं, प्रश्न आ चुका है उच्च रक्तदाब के लिए लाभदायक आसन है, बताएं। उच्च रक्तदाब के लिए लाभदायक आसन कौन सा इनमें से? तो शीर्षासन जो है ये उच्च रक्तदाब के लिए लाभदायक होता है, शीर्षासन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आसन किस मुद्रा में किए जाते हैं। तो आसन आप बैठकर भी कर सकते हो, खड़े होकर के भी कर सकते हो और लेट कर भी कर सकते हो। आसनों की अगर बात की जाए तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, आसन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अगर बात की जाए तो जैसे पद्मासन है, बैठकर आप करते हैं, वज्रासन भी बैठ करके करते हैं, सिद्धासन बैठ करके करते हैं, इसके अलावा वक्रासन आप बैठ करके करते हैं, इसके अलावा मत्स्यासन भी आप बैठ करके करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन भी आप बैठकर करते हैं, गोमुखासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, बाह्य मुद्रा हो गया, उष्ट्रासन हो गया। तो ऐसे ये सभी आसन जो हैं बैठ कर किए जाते हैं। खड़े होकर के भी आसन किए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से खड़े होकर के किए जाते हैं भैया? तो खड़े होकर के आसन जो किए जाते हैं उनमें आपका हो गया ताड़ासन हो गया, ठीक है, ताड़ के वृक्ष की भांति, ये रीढ़ की हड्डी के लिए उपयोगी होता है, बढ़ने के लिए बच्चों के लिए किया जाता है ताड़ासन। इसके ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, अर्धचंद्रासन हो गया, चक्रासन हो गया, इसके अलावा पाद हस्तासन हो गया। ये सब खड़े होकर के आसन किए जाते हैं।
कुछ आसन लेट कर भी किए जाते हैं। लेट कर किए जाने वाले आसनों में अगर बात करें तो लेट कर जो आसन किए जाते हैं उनमें आपका मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन और सालभासन, ये सभी आसन पेट के बल लेट कर किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ पेट कर के बल लेट कर किए जाते हैं तो, और बाकी कुछ पीठ के बल भी लेट कर किए जाते हैं, जैसे कि अर्ध हलासन पीठ के बल लेट करके किया जाता है, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करणासन, ठीक है, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, ये सब लेट कर किए जाते हैं। तो ये सभी प्रकार के आसन होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आसन जो होता है आप लेट कर, बैठ कर, ठीक है, खड़े होकर किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है, बताएं। कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है, कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है, फटाफट से आप बताएंगे। तो कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से रिलेटेड है, देखें पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, सुखासन है, ये सब ध्यान मुद्रा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है, बताएं। कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है, तो पद्मासन जो है, जैसे महात्मा बुद्ध जिस आसन में बैठे रहते हैं, ऋषि मुनि जो आसन में बैठकर तपस्या करते हैं, वो पद्मासन ही होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक मानसिक दबाव या हृदय की बीमारी के उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने से संबंधित आसन कौन सा है, फटाफट से आप बताएंगे। तो शवासन जो होता है, ये मानसिक तनाव, हृदय की बीमारी, इन सभी के उपचार के लिए, शरीर और मन को आराम देने के लिए आसन शवासन आप कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती, हल जो जोतने वाला हल होता है उससे मिलती जुलती आकृति को हलासन कहते हैं। जब आपकी शारीरिक मुद्रा हल की समान प्रतीत हुआ है, हल के समान दिखाई दे, तो वो हल आसन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा, सर्प मुद्रा। सर्प मुद्रा को अंग्रेजी में कोबरा पोज बोलते हैं और इसको हिंदी में भुजंग आसन के नाम से भी जाना जाता है, सर्प मुद्रा को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कुंडलिनी यानी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है, बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित जो आसन है वो है भुजंग आसन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर मतलब संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है। तो संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन जो है वो होता है आपका सर्वांग आसन। अगर आप सर्वांग आसन करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौन एरोबिक व्यायाम का प्रकार है। एरोबिक व्यायाम के प्रकार में जैसे एरोबिक नृत्य हो गया, तैराकी हो गई, रस्सी कूद हो गया, ये सब एरोबिक व्यायाम के प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया प्रश्न। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, रट लीजिएगा इन प्रश्नों को, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको कुछ रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जुखाम के लिए उपयोगी प्राणायाम है, बताएं। जुखाम के लिए उपयोगी प्राणायाम कौन सा है, तो भास्त्रिका प्राणायाम जो है ये जुखाम के लिए उपयोगी प्राणायाम माना जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन। मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन कौन सा है, तो पश्चिमोत्तान आसन जो है ये मधुमेह रोग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, मतलब मधुमेह रोग को समाप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, बड़ी आंत यानी बृहत आंत्र की व्याधि को ठीक करता है, बताएं। तो बड़ी आंत या बृहत आंत्र की व्याधि को कौन ठीक करता है, सर्वांग आसन ठीक करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग का अंग नहीं है। देखिए योग के अंग की बात की जाए तो मैं आपको योग के अंग को मैं समझा दे रहा हूं, इसके बाद में आपसे एक भी प्रश्न योग के अंग को लेकर के पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे। देखिए योग के कितने अंग हैं, योग के अष्टांग योग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो 8 अंग होते हैं योग के, ये बात ध्यान रखेंगे। 8 तत्व या 8 अंग होते हैं योग के। पहला तत्व होता है, पहला अंग होता है योग का, वो होता है यम। दूसरा होता है नियम। तीसरा होता है आसन। चौथा होता है आपका प्राणायाम। पांचवा होता है प्रत्याहार। छठवां होता है आपका धारणा। सातवां होता है ध्यान और आठवां होता है समाधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये 8 आसन होते हैं, कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 आसन होते हैं, इनका नंबर ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पर यम है, दूसरे पर आपका नियम है, तीसरे पर आसन, चौथे पर प्राणायाम, पांचवें पर प्रत्याहार, छठवें पर धारणा, सातवें पर आपका आता है ध्यान और आठवें पर आता है आपका समाधि। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर।
अब आगे बताएं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्न में से योग का अंग नहीं है। योग का अंग क्या नहीं है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से योग का अंग क्या नहीं है। देखिए, यम आपका योग का अंग है, नियम भी है और समाधि भी है। तो इसका सी ऑप्शन, समय जो है योग का अंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हलासन लेट कर किया जाने वाला आसन है। हलासन जो होता है लेट कर किया जाने वाला आसन है। तो हलासन बिल्कुल, ये हलासन जो होता है लेट करके ही किया जाता है। इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, धनुष यानी तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। तो बताएं, धनुष यानी तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन जो है वो धनुरासन कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है। तो किस आसन में भैया, ऐसा चक्र आसन में किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह यानी शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। तो वो आसन होता है सिंहासन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है। मत्स्येंद्र जी जो थे, ये एक प्रकार से गोरखनाथ जी जो नाथ पंथ के संपादक हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ की अगर बात की जाए तो मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा मत्स्येंद्र आसन जो है ये एक आविष्कार किया गया। मत्स्येंद्र आसन का एक प्रकार से जो देन है मत्स्येंद्र आसन, वो मत्स्येंद्र योगी की है। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है बताएं। तो शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन जो है आपका, वो है आपका अंजनेय आसन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि, वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है। यह बौद्धिक विकास में भी सहायक है और भावात्मक और चारित्रिक विकास में भी सहायक है शारीरिक शिक्षा, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन किसका है। तो सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन किसका है। स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना जो की गई है, ये कहाँ पर की गई भैया, महाराष्ट्र में की गई। महाराष्ट्र में अमरावती नामक स्थान पर करी गई। पहले इसको हनुमान अखाड़े के नाम से जाना जाता था, अब इसको एक प्रकार से 1914 ईस्वी में इसी का नाम बदल करके श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल रख दिया गया। इसमें मुख्य रूप से वैद्य बंधुओं अनंत कृष्ण और अंबादास कृष्ण, इन लोगों ने मिलकर के इसमें इस संस्था की स्थापना करी महाराष्ट्र में अमरावती में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, इनमें से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है, बताएं। इनमें से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि जो है वो प्रदर्शन अनुकरण विधि, मिरर विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये सभी विधि शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है, अगर इनमें से पूछा जाए, इनमें से निम्न में से, तो इनमें तो आपका होगा अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। लेकिन अगर अर्जुन पुरस्कार के स्थान पर आपको मैंने एक प्रश्न अभी शुरुआत में बताया था, अगर वहीं पर आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाए तो वो मतलब मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है 1991-92 से शुरुआत हुई उस खेल रत्न पुरस्कार की, मेजर ध्यानचंद, तो वो दुनिया मतलब वो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार सेकंड नंबर पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। आगे देखेंगे, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है। तो एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को पेलेट्रा के नाम से जानते हैं, पेलेस्ट्रा के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्द मतलब किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन चीज़ों को मान्यता प्रदान की गई भैया, समानता, मानवता और नियति, इन सभी की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो देखिए YMCA का जो गठन किया गया था, देखिए YMCA का गठन कब हुआ? तो YMCA का जो गठन किया गया था भैया, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। इसमें ऑप्शन इसलिए मिसप्रिंट है क्योंकि देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसकी मतलब भारत में इसकी स्थापना वैसे तो 21 फरवरी 1891 में हो जाती है, ठीक है, और यूके में 6 जून 1844 को हो जाती है। लेकिन अगर इसकी वास्तव में बात की जाए तो 1920 में क्या हुआ है, 1920 में YMCA का गठन किया गया है, ठीक है, मद्रास में, चेन्नई में, ठीक है, मद्रास में YMCA का कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना करी गई 1920 में। यहाँ पर 1920 ऑप्शन में नहीं दिया गया तो 1920 यहाँ पर कर लेंगे, 1920 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पिट्ठू खेल में पिट्ठू किसका बना होता है? तो पिट्ठू खेल में पिट्ठू जो बना होता था ये पत्थर का बना होता था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पिट्ठू एक मनोरंजनात्मक खेल है और भारत का परंपरागत खेल है। तो पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 6, 8, 7 कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पिट्ठू के खेल में कितने पिट्ठू होते हैं? तो पिट्ठू के खेल में कितने पिट्ठू होते हैं? तो 7 पिट्ठू होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पिट्ठू खेल का दूसरा नाम क्या है? पिट्ठू खेल का दूसरा नाम क्या है? सतोला। पिट्ठू का दूसरा नाम है सतोला, ठीक है। बाकी फुटबॉल तो अलग खेल है। हुतुतु कबड्डी को कहा जाता है। कंचा जो एक प्रकार से कंचे होते हैं खेले जाते हैं, वे भी परंपरागत खेल है। अगला प्रश्न, यह संतुलित आहार का तत्व नहीं है इनमें से। देखिए आपका प्रोटीन, जल और वसा संतुलित आहार के तत्व हैं। समय संतुलित आहार का तत्व नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह विटामिन नहीं है इनमें से। देखिए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन के, ये विटामिन होते हैं। H2 एक गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, योग के प्रकार में यह नहीं है। योग के प्रकार में क्या नहीं है? देखें भक्ति योग होता है, कर्म योग भी होता है और राजयोग भी होता है। भाई योग कोई योग नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग के अंग में देखिए यम, नियम और समाधि तीनों होते हैं। युज एक प्रकार से योग शब्द जो है युज धातु से ही बना हुआ है, तो ये नहीं होता है, ये योग का अंग नहीं है। यह भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है इनमें से कौन? तो पारंपरिक खेल नहीं है कौन भारतीय? देखें पारंपरिक खेल देखिए खो खो है, कबड्डी है और सतोला है। सतोला मतलब कि जो पिट्ठू होता है वो। क्रिकेट जो है ये पारंपरिक खेल नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पारंपरिक खेल लुका छिपी के खेल में कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? तो इसमें कुछ भी किसी का प्रयोग नहीं होता लुका छिपी में, ठीक है, किसी भी चीज़ का नहीं। आप एक चोर बनते हैं, 4-5 लोग जो है छिप जाते हैं, उनको ढूंढना होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, पारंपरिक खेल लुका छिपी का दूसरा नाम क्या है? पारंपरिक खेल लुका छिपी का दूसरा नाम है भैया हाइड एवं सीख। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। हाइड एवं सीख खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इनमें से कोई खिलाड़ी की संख्या इसमें नहीं होती है। 10 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं और 8 खिलाड़ी भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, पारंपरिक खेलों का क्या लाभ है? तो पारंपरिक खेलों का क्या लाभ है भैया? मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और सामाजिक विकास भी होता है पारंपरिक खेलों से। डी ऑप्शन ये सभी होता है। अगला प्रश्न, यह प्राणायाम का अंग नहीं है। देखिए रेचक आपका प्राणायाम का अंग है। रेचक माने होता है शरीर, मतलब शरीर से हवा को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। पूरक कहलाता है शरीर में हवा को खींचना, पूरक कहलाता है। यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो उसको पूरक कहा जाता है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है और सांस रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को जान पा रहे हैं। एक बार फटाफट से लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का परंपरागत व्यायाम है। भारत का परंपरागत व्यायाम है दंड बैठक, मलखंब और सपाट मारना, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी होगा ऊपर तो सभी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में से संबंधित जल क्रिया है जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है, तो वो है आपकी वाटर पोलो, तैराकी और गोताखोरी। ये सब जो है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जल क्रियाएं हैं जो फिटनेस के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों एवं मनोरंजन पर आधारित है, बताएं। लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजन पर आधारित है, वो गरबा भी है। गरबा, झूमर, भांगड़ा ये सब होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आउटडोर खेल हैं,
आउटडोर का मतलब होता है घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो आउटडोर खेल में आपका फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, ये सब घर के बाहर खेले जाते हैं, तो ये सब आउटडोर गेम है। डी ऑप्शन। अच्छा, इंडोर गेम वाले जो होते हैं, कुछ इंडोर वाले होते हैं। इंडोर वाले होता है घर के अंदर, जैसे ताश खेलना यानी प्लेइंग कार्ड, लूडो खेलना, ठीक है, चेस खेलना, कैरम खेलना, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपका होता है इंडोर गेम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा क्या है भैया? शारीरिक शिक्षा जो होती है वो इनमें से शारीरिक विकास है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्य विधि जो होती है सुगम और सुनिश्चित होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन किस विद्वान का है? किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि? शारीरिक शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह भावी जीवन के लिए आपको तैयार करती है, आपका सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है, आपको बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास करती है। ये तीनों आवश्यकताएं हैं शारीरिक शिक्षा की। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देखिए, खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 9 होती है, ठीक है। 3 खिलाड़ी रिजर्व में होते हैं, ठीक है। अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो खेल में एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 खिलाड़ी होते हैं अतिरिक्त, कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, 3 रिजर्व होते हैं और 9 खेलते हैं। अगला प्रश्न, खो खो खेल में प्रत्येक मैच की कितनी पारियां होती हैं? तो प्रत्येक मैच में कितनी पारियां होती हैं? 4 पारियां होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, खो खो खेल में खो खो शब्द बोल करके किसका संकेत दिया जाता है? तो उठकर भागने का इशारा है खो खो बोलना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में खो खो को कहा जाता था। प्राचीन काल में खो खो को उठकर मतलब क्या बोलते थे? खो खो को प्राचीन काल में रथेरा बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता है अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? बताएं, शतरंज का जन्मदाता देश, शतरंज का विकास मतलब कहाँ पर उत्पत्ति हुई शतरंज की? भारत से ही। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खो खो क्रीडा क्षेत्र का माप कितना होता है? तो 28 × 16। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 मीटर आपका लंबा और 16 मीटर चौड़ा। अगला प्रश्न, खो खो में प्रत्येक मैच में कितनी पारियों में खो खो मैच खेला जाता है? तो 4 पारियों में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में खो खो खेल की प्रसिद्ध महिला कौन है? तो खो खो की प्रसिद्ध महिलाएं हैं खेलने वाली जो हैं, उनमें ना है सारिका काले, मंदाकिनी मांझी, ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 1995 में मनाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो शामली गोखले का संबंध किससे भैया? शतरंज खिलाड़ी हैं शामली गोखले। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, शतरंज खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? शतरंज का बिसात मतलब होता है शतरंज का जो एक प्रकार से जो जिस पर आप राजा रानी और ऊंट घोड़ा इन सभी को बैठाते हैं, उसमें कितने जो है चेक होते हैं, मतलब कितने खांचे होते हैं, कितने जगह होती है उसमें। देखें, ये आपका 8-8 का होता है, तो 8 × 8 = 64, इसमें 64 घर होते हैं कुल मिलाकर के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में दादा के नाम से किसे जानते हैं? स्पोर्ट्स में दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्रिकेट में दादा किसको कहते हैं? तो क्रिकेट में दादा कहा जाता है किसको? किसको बोलते हैं? क्या नाम है उनका? सौरभ गांगुली को दादा बोलते हैं, ठीक है। सौरभ गांगुली को दादा बोला जाता है क्रिकेट में, और स्पोर्ट्स में मेजर ध्यानचंद जी को, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। डी ऑप्शन। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा, बक लाइन, ये सब कबड्डी से रिलेटेड होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अर्जुन पुरस्कार किस किस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन। कबड्डी खेल का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्गम स्थान तमिलनाडु से माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कबड्डी खेल की शुरुआत कब हुई भाई? तो कबड्डी खेल की शुरुआत हुई है 1936 में। अच्छा, खो खो का जो मैदान होता है किस आकार का होता है? तो आयताकार होता है। और खो खो खेल का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है? तो भारत में तो हुआ ही है, लेकिन भारत में किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि को करिकुलर मास्टर चैनल पर क्लास हो रही है, शुक्ला सर जी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलें। राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई? बताएं। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई भैया? तो ये स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए और स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसका ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है राष्ट्रीय अनुशासन योजना। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो शुरू की गई थी जनरल भोसले के द्वारा शुरू की गई थी। कब? 1954 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया? तो 1963 में खोला गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? 1959 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम 1959 को प्रायोजित किया गया था। शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम 1959 को प्रायोजित किया गया कब? मतलब किसके द्वारा? तो ये भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया? बताएं। नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया? सन 1965 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 80 मतलब 70-71 में किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी? बताएं। तो 1970-71 ईस्वी में किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी? तो ग्रामीण युवाओं को खेल में सम्मिलित करने के लिए और सहजात प्रतिभाओं को पहचान करने के लिए भी, यानी इन दोनों उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना यानी साई की स्थापना की गई थी। कब भैया? तो इसकी 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। और आपको बता दूं कि नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि यह प्राणायाम नहीं है। इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है? अनुलोम विलोम एक प्रकार का प्राणायाम है, शीतली भी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम, और भास्त्रिका भी एक प्राणायाम है। गर्म प्राणायाम कोई प्राणायाम नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, गर्म प्राणायाम कोई प्राणायाम नहीं होता। अगला प्रश्न, पीठ दर्द में आसन प्रभावी होगा। पीठ दर्द में कौन सा आसन प्रभावी होगा? अगर आपको पीठ दर्द है तो आप हलासन भी कर सकते हैं और भुजंगासन। ये दोनों आसन जो होते हैं पीठ में दर्द को मिटा देते हैं, हलासन और भुजंगासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मजबूत पाचन तंत्र के लिए उपयोगी प्राणायाम कौन सा है? मजबूत पाचन तंत्र के लिए कपालभाति प्राणायाम सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गर्दन में दर्द से राहत के लिए कौन सा आसन किया जाता है? गर्दन में अगर आपके दर्द रहता है तो उसके लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, WBC का पूर्ण रूप क्या है? WBC मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टखने के दर्द के लिए कौन सा योगासन लाभदायक होता है? तो अगर टखने में दर्द है तो उसके लिए मंडूक आसन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ दिनचर्या या जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक नियमित व्यायाम, योगासन और प्राणायाम, ये सभी जो है स्वस्थ जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न 100% परीक्षा में आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। चलें, पारंपरिक खेल गट्टे या गुट्टे बच्चों में विकसित करता है क्या? तो गट्टे या गुट्टे जो होता है बच्चों में किसका विकसित करता है भैया? समन्वय विकसित करता है, ताकत का विकास करता है, मजबूत हड्डियां होती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारंपरिक खेल जो गुट्टे होता है, गुट्टे होता है जो गुट्टे खेला जाता है, गुट्टा मतलब कि जो 5 गुट्टी होती है उसको खेलते हैं, तो उससे ताकत का विकास थोड़ी होता है ना, मजबूत हड्डी। समन्वय इसमें हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वास्थ्यता के तत्व हैं, बताएं। स्वास्थ्यता के तत्व में आपका ताकत, इंडोरेंस और चपलता तीनों आते हैं। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताएं, मॉस पीटी बच्चों में क्या विकसित करती है? मॉस पीटी बच्चों में क्या विकसित करती है भाई? समन्वय विकसित करती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आपका व्यायाम भी आता है, खेल भी आता है और आत्मरक्षक क्रियाएं भी आती हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक वजन कम करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग करना चाहिए? शारीरिक वजन को कम करने के लिए आप योग, दौड़ लगाना, कठिन व्यायाम ये सब कर सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व है। स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व है व्यायाम, अच्छा पोषण और संतुलित कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आनंद के लिए क्या करेंगे? आनंद के लिए आप क्या करेंगे? खेल खेलेंगे कोई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया भैया? तो सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? फटाफट से आप लोग बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वांग योग दर्शन किसने दिया है? तो अरविंद ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री अरविंदो या अरविंद घोष। अगला प्रश्न, वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या कहा जाता है? वेद के 6 तकनीकी विषयों को वेदांग कहा जाता है। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदांग कहा जाता है वेद के 6 तकनीकी विषयों को। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। अच्छा, 6 तकनीकी विषय कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, और तीसरा है आपका व्याकरण, चौथा है छंद, और पांचवा है ज्योतिष, सातवां है आपका निरुक्त। ठीक है, निरुक्त मतलब होता है भाषा विज्ञान, कल्प माने होता है अनुष्ठान और संस्कार से रिलेटेड चीजें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वेद के 6 तकनीकी विषयों को वेदांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? तो सूक्ष्म शरीर को कौन शुद्ध करता है भैया? वो करता है उज्जाई प्राणायाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र में योग की परिभाषा क्या दी गई है? पतंजलि योग सूत्र में योग की परिभाषा दी गई है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। ऑप्शन नंबर, यानी योग से एक प्रकार से क्या होता है? योग से चित्तवृत्ति जो होती है वो ठीक होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से किसमें 3 गुण यानी कि सतगुण, रजगुण और तम गुण, यानी सतस, रजस और तमस, सत्व, रजस और तमस, ये होते हैं किसमें? तो ये होते हैं प्रकृति के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति में होते हैं। श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो श्री अरविंद का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है वो पुदुचेरी में स्थापित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार योगासनों से शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं? बताएं, किसके अनुसार योगासनों से शारीरिक रोग जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं? तो योग चूड़ामणि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन क्या है? तो जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन है योगा। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से योग के प्रकार हैं। देखिए, योग के लय योग, मंत्र योग, राजयोग, ये सभी योग के प्रकार हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और बीच प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है इनमें से, बताएं। देखिए, शारीरिक विकास तो लक्ष्य होता है शारीरिक शिक्षा का, बिल्कुल। मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास लक्ष्य नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना क्या कहलाता है? बताएं, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना शारीरिक शिक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महात्मा गांधी
प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बालक में किसके सर्वांगीण एवं स्वस्थ विकास को शिक्षा कहा है? बताएं। महात्मा गांधी ने, प्रश्न क्या है भैया, महात्मा गांधी ने बालक में किसके सर्वांगीण एवं स्वस्थ विकास को शिक्षा कहा है? तो शरीर, आत्मा और बुद्धि। आत्मा, शरीर और बुद्धि के विकास को किसने, महात्मा गांधी ने बालक में इन सभी के सर्वांगीण और स्वस्थ विकास को ही शिक्षा कहा है, बुद्धि, शरीर और आत्मा के। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक कार्य नहीं है? बताएं। शिक्षा का सामाजिक कार्य कौन सा नहीं है? तो वर्ग व्यवस्था का संरक्षण करना शिक्षा का सामाजिक कार्य नहीं है। बाकी भावात्मक एकीकरण, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण, ये सब शिक्षा का सामाजिक कार्य है। वर्ग व्यवस्था का संरक्षण ये नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक कार्य है? शिक्षा का सामाजिक कार्य इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकीकरण और भावात्मक एकीकरण, ये सब सामाजिक शिक्षा के कार्य हैं। ऑप्शन मतलब सामाजिक कार्य हैं शिक्षा के। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएं। औपचारिक शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जीवन प्रति चलती है शिक्षा, मतलब कि ये औपचारिक शिक्षा जीवन प्रति नहीं चलती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि औपचारिक शिक्षा परीक्षा देनी पड़ती है, इसमें निश्चित अवधि तक चलती है और योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में आपको शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। जबकि जो आप क्रीड़ा समूह में आस पड़ोस से, परिवार से अपने, और भी टीवी वी देखकर जो सीखते हैं, सब आपकी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो शिक्षा जीवन प्रति चलती है, ये अनौपचारिक शिक्षा जो है जीवन प्रति चलती है, औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय के लिए चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि शिक्षा वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई समाज मूल्यों, क्षमताओं एवं ज्ञान को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूहों को स्थानांतरित करता है। बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई समाज मूल्यों, क्षमताओं और ज्ञान को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह को स्थानांतरित करता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा समाजीकरण का किस प्रकार का अभिकरण है? बताएं। तो विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा समाजीकरण का किस प्रकार का अभिकरण है? तो औपचारिक अभिकरण है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में एथलीट का क्या अर्थ होता है? ग्रीक भाषा में एथलीट का अर्थ होता है मुद्रा अर्जक। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? तो ज्ञान प्राप्त करना, समाजीकरण करना, संस्कृति का हस्तांतरण करने के लिए, इन सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य जरूरी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। प्रश्न है, किस विद्वान ने सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण को शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य बताया है? बताएं। किस विद्वान ने, फटाफट से आप बताइए, किस विद्वान ने सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण को शिक्षा का प्रमुख कार्य बताया है? तो ओटावे ने बताया है। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है ओटावे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने कहा कि आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को ही सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे और अपने को बलशाली अनुभव करेंगे? यह कथन किसने कहा था? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं, किसने कहा कि आप गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपको, बताएं, यदि आप गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं तथा मांसपेशियां अधिक शक्तिशाली होंगी। ये विवेकानंद जी का ही कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने कहा है कि आप अपने को रक्त संचार के ओज के कारण से श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे? तो विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, विवेकानंद जी ने ही कहा था कि भाई आजकल के मतलब कि स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, मतलब क्या कहा था उन्होंने कि स्कूल मतलब आजकल के जो नौजवान हैं उनके लिए धार्मिक संस्थाओं की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए एक प्रकार से जिम मतलब कि उसकी ज़रूरत है, जिम जाने की, या एक प्रकार से बोलते हैं क्या कि उनको आज पावरफुल होने की, मतलब फुटबॉल मैदानों की ज़रूरत है भारत को। ये उन्होंने बताया था, किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो कब की थी भैया? तो उन्होंने 1957 में की थी।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाली शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना करी थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है आपका? एमपी में। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और नामकरण 1973 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसको आप YMCA बोलते हैं, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना मद्रास में हुई 1920 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी? तो किस संस्था ने सिफारिश करी थी? तो किसने करी थी भैया? तो नवयुवक ईसाई संस्था ने सिफारिश करी थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से संबंधित हानियां बताइए। कैरियर से संबंधित हानियां शारीरिक शिक्षा के संबंध में कई सारी हैं, जैसे कि काम का तनाव रहता है, कार्यकारी घंटे, इसके अलावा आरंभ में वेतन का स्तर कम होता है इसमें। तो ये सभी कमियां हैं, हानियां हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल कौन से पाए जाते हैं? तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के जॉब प्रोफाइल पाए जाते हैं बेसिकली। जैसे शारीरिक शिक्षा के रूप में आप शिक्षक हो सकते हैं, मास्टर, खेल प्रशिक्षक आप हो सकते हैं, शारीरिक प्रशिक्षक हो सकते हैं, स्वास्थ्य के कोच भी आप बन सकते हैं, टीम प्रबंधक भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, चिकित्सक भी बन सकते हैं आप, क्रिकेट कोच बन सकते हैं। यानी कि ये सभी आप बन सकते हैं अगर आप एक प्रकार से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी है तो इसका डी लगा देंगे ऊपर, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नगरों में होने वाली रामलीला किस प्रकार के मनोरंजन का स्वरूप है? नगरों में होने वाली जो रामलीला है ये सामुदायिक मनोरंजन होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्थाओं में होने वाले एथलेटिक मीट किस प्रकार के मनोरंजन का स्वरूप होते हैं? तो शैक्षिक संस्थाओं में जो मीट होते हैं, एथलेटिक मीट, वो किस प्रकार के मनोरंजन का स्वरूप होते हैं? तो संस्थागत मनोरंजन का स्वरूप है वो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मनोरंजन परिभाषित किया गया है, मनोरंजन को परिभाषित किया गया है किसी चीज को नया जीवन देने की प्रक्रिया के रूप में मनोरंजन को परिभाषित किया गया है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपटीय द्वारा मतलब मल्टीप्लेक्सेस के द्वारा जो दिखाई जाने वाली फिल्में होती हैं वो किस प्रकार के मनोरंजन का स्वरूप है? फटाफट से आप बताएंगे, मल्टीप्लेक्सेस के द्वारा दिखाई जाने वाली जो फिल्में हैं वो किस प्रकार के मनोरंजन का स्वरूप है? तो व्यावसायिक मनोरंजन के स्वरूप हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्यावसायिक मनोरंजन कहाँ अधिक पाया जाता है? व्यावसायिक मनोरंजन आपको नगरों में अधिक देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खिलाड़ी में तनाव का कारण क्या होता है? खिलाड़ी में तनाव का कारण होता है मानसिक व्यवधान, शारीरिक व्यवधान और भावात्मक व्यवधान, ये सभी व्यवधान, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है या कथन है? तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है या कथन बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ और तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है या कथन किसका है? तो बताएं, स्वस्थ एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है, बिल्कुल सत्य कथन है ये, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मनोरंजन शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करता है या कथन बिल्कुल सत्य है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर के व्यक्ति आनंद एवं खुशी प्राप्त करता है? तो वो होता है आपका मनोरंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बालक को, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न है कि बालक को दंड की अपेक्षा खेल के द्वारा नियंत्रित करना अधिक अच्छा माना जाता है या अच्छा होता है? यह कथन किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोरंजन से दूर होती है क्या? मनोरंजन से नीरसता दूर होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस मनोरंजन अभिकरण के अंतर्गत सर्कस और सिनेमा हॉल आते हैं? सर्कस और सिनेमा हॉल व्यापारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं,
संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई, बताइएगा। सभी लोग बताइएंगे संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई। तो संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में आई 1920 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि YMCA का गठन हो जाता है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का गठन होता है मद्रास 1920 में, फिर उसके बाद से संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था। तो बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया, 1954 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आता है, बताएं। दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आता है, शारीरिक अक्षमता में आता है दृष्टिहीनता। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रख करके शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि है, बताएं। व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि जो है वो आपकी जल क्रियाएं, एथलेटिक्स और लोक नृत्य ये सब होती हैं। डी ऑप्शन है सभी। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा, प्रश्न है शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हैं। शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप आपके मनोरंजन, विश्राम, खाली समय व्यतीत करने के लिए खेल, ये तीनों संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हैं किससे, शारीरिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शेयर करते रहिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। देखिए, शिक्षा का लक्ष्य संपूर्ण मानव विकास करना है, बताएं। शिक्षा का लक्ष्य संपूर्ण मानव का विकास करना है, यह कथन कैसा है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से खेल शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा में आपका तालबद्ध खेल, व्यक्तिगत खेल और दलीय खेल यानी सामूहिक खेल, ये सब शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, शारीरिक शिक्षा में क्या शामिल है, जिम्नास्टिक भी शामिल है, खेलकूद भी शामिल है और शारीरिक क्रियाएं भी शामिल हैं शारीरिक शिक्षा में। इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन से व्यायाम संगीत के साथ किए जाते हैं। तो संगीत के साथ कौन से व्यायाम किए जाते हैं भाई, तो एरोबिक व्यायाम जो होता है संगीत के साथ किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शारीरिक विकास की आवश्यकता किन्हें नहीं है। शारीरिक विकास की आवश्यकता जो होती है बालकों को होती, किशोरों को भी और युवाओं को भी। शिशुओं को शारीरिक विकास की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनका विकास होता है अपने हिसाब से। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में शारीरिक विकास के लिए कौन सी क्रिया पर्याप्त है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास के लिए आप अगर खेल खेल रहे हैं तो वही पर्याप्त है आपके लिए शैशवावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्की ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बतलाए हैं। तो लास्की ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए भाई, फटाफट से आप बताएंगे। लास्की ने शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का सामान्य उद्देश्य कौन सा विकास है, बताएं। शारीरिक शिक्षा का सामान्य उद्देश्य कौन सा विकास है, तो आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक, ये सब विकास शारीरिक शिक्षा के समान उद्देश्य में शामिल है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नहीं। शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीवन खुद एक पाठशाला है जहां व्यक्ति अनुभवों के आधार पर सीखता है। तो जीवन एक खुद एक पाठशाला है जहां व्यक्ति जो होता है अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संस्थागत शिक्षा का संकुचित अर्थ है। संस्थागत शिक्षा का संकुचित अर्थ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, सत्य है। संस्थागत शिक्षा जो होती है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है या असंस्थागत शिक्षा होती है वो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की विशेषता है। शिक्षा की विशेषताओं में देखिए, शिक्षा विकास की प्रक्रिया होती है, गत्यात्मक प्रक्रिया भी शिक्षा होती है और द्विमुखी प्रक्रिया भी शिक्षा होती है। डी ऑप्शन पर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, किस विद्वान ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा और जॉन डीबी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा था। ये सब शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन एडम्स, जॉन डीबी, ये सब शिक्षा शास्त्री हैं। तो जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीबी ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किससे संबंधित है।
शिक्षा किससे संबंधित है भैया? तो शिक्षा चारित्रिक गुणों के विकास से और व्यक्तित्व के विकास से, इन सभी से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा मतलब शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा को कहते हैं। शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा को क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने शारीरिक शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व दिया? तो किस देश ने शारीरिक शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व दिया भैया? तो किसने दिया है? तो ग्रीक यानी कि यूनान ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शरीर की आकृति धनुष के समान बनती है, बताएं। शरीर की आकृति धनुष के समान किस में बनती है? धनुरासन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। खड़े होकर के किया जाने वाला आसन इनमें से कौन सा है? खड़े होकर के आपका आसन ताड़ासन खड़े होकर के किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आसन जिसमें यकृत प्लीहा बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि में लाभ होता है और पाचन क्रिया सुचारू होती है, वह एक प्रकार से बताएं वह आसन कौन सा है? तो वह आसन होता है आपका जानु शीर्षासन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जानु माने होता है घुटना, शीर्ष माने होता है सिर, ठीक है। तो घुटना और सिर से रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या होता है, यकृत प्लीहा और बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि में लाभ होता है और पाचन क्रिया सुचारू होती है जानु शीर्षासन से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है? शारीरिक और मानसिक थकावट जो होती है मकरासन से, विश्रामात्मक आसन से और शवासन से, इन सभी से दूर होती है। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आसनों की संख्या कितनी बताई गई है? देखिए, हठ प्रदीपिका ग्रंथ की बात करें तो इसमें आसनों की संख्या कुल मिलाकर कितनी बताई गई भैया? इसमें 15 आसन बताए गए कुल मिलाकर के, ये बात ध्यान रखेंगे। जिनमें से 7 आसन जो है 15 में से 7 आसन आपके बैठने वाले आसन हैं और 8 आसन जो है बिना बैठने वाले, यानी लेट कर खड़े होकर किसी तरीके से किए जाते हैं 8 आसन। बाकी जो है 7 आसन आसन के लोग बैठने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, घेरण घेरण संहिता में कितने आसन हैं? घेरण संहिता में 32 आसनों के बारे में बताया गया है। अच्छा, हठ प्रदीपिका में जो प्राथमिक आसन है उनकी संख्या या मुख्य आसन है उनकी संख्या आपकी, या प्राथमिक आसनों की संख्या केवल 15 है। बाकी हठ प्रदीपिका ग्रंथ में अगर देखें कुल मिलाकर के 84 आसनों के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे, बैठ कर किया जाने वाला आसन है। बैठ कर किया जाने वाला आसन में आपका पद्मासन, सुखासन, बालासन, ये सब बैठ कर किए जाते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वज्रासन किस प्रकार किया जाता है? वज्रासन जो होता है वो बैठ करके किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है भैया? तो कमल मुद्रा में आपका जो है पद्मासन जो है कमल मुद्रा में किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भ्रामरी प्राणायाम के क्या लाभ हैं? भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है, वाणी व स्वर में मधुरता आती है, उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण भी होता है और पेट के विकारों में कमी आती है, यानी ये सभी होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। भास्त्रिका जो शब्द है आपको बता दूं, भास्त्रिका शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटापे का सबसे आम कारण क्या है? मोटापे का सबसे आम कारण होता है अनुवांशिक प्रभाव, भोजन का सेवन तथा खाने के विकार, अस्वस्थकर जीवन शैली। ये सभी मोटापे के सबसे आम कारणों में शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का उपचार है? निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का उपचार है भैया? देखिए, स्वस्थ भोजन योजना, नियमित शारीरिक गतिविधियां, वजन प्रबंधन कार्यक्रम और बेरिएट्रिक सर्जरी जो होती है, बेरिएट्रिक सर्जरी, ये सब मोटापे के उपचार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, मोटापे के उपचार में शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मोटापे की जटिलता है? मोटापे की जटिलता कौन सी है? देखें, उच्च कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, फैटी लीवर की बीमारी, ये सब मोटापे की जटिलताएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शरीर विज्ञान संबंधित सक्षमता का अर्थ क्या है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। शरीर विज्ञान संबंधित सक्षमता का क्या अर्थ है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शरीर विज्ञान संबंधी सक्षमता का अर्थ होता है आपका शरीर के अंगों की उचित वृद्धि तथा विकास होना, शरीर के किसी अंग को पूरे वेग से हिलाने की शक्ति होना और मांसपेशियों तथा स्नायु तंत्र में उचित तालमेल होना। शरीर संबंधी
शरीर विज्ञान संबंधित सक्षमता का मतलब ये तीनों होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मैराथन दौड़ में किसकी अधिक आवश्यकता होती है। मैराथन दौड़ में सहन शक्ति की सबसे अधिक जरूरत होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से टेनिस खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताएं। टेनिस खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बाबू? तो टेनिस खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। टेनिस खेलने के लिए कौशल, सहन शक्ति और शक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक सक्षमता का अर्थ क्या है। मनोवैज्ञानिक सक्षमता का क्या अर्थ होता है? व्यक्ति का कार्य के प्रति सजग होना, व्यक्ति की कार्य के प्रति रुचि होना, या कार्य को करने के लिए सांवेगिक संतुलन होना। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक सक्षमता के तीनों अर्थ हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता है, बताएं। देखें, संतुलित भोजन डालता है, प्रतिदिन व्यायाम आप करेंगे तो भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। गहरी निद्रा और आराम ये भी प्रभाव डालता है शारीरिक स्वास्थ्य पर। पढ़ाई लिखाई उतना प्रभाव नहीं डालती, तो पढ़ाई लिखाई ये शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाती है? तो शारीरिक प्रशिक्षण जो है वो दर्शाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, शरीर में मतलब स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम, बताएं। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम है कौन सा? इंट्राम्यूरल ये आपका जो है प्रचार का माध्यम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, डायनेमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, किसको? डायनेमोमीटर का उपयोग शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, पावर को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पास होना चाहिए क्या? तो प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के पास तकनीकी ज्ञान और स्किल यानी कौशल होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज और स्किल फुल होना चाहिए वो टीचर जो शारीरिक शिक्षा को एक प्रकार से का मास्टर हो उसको, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस प्राणायाम के अभ्यास में केवल पूरक व रेचक ही करते हैं, बताएं। तो किस प्राणायाम में केवल अभ्यास में पूरक और रेचक किया जाता है? तो पूरक और रेचक केवली प्राणायाम में करते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरक का मतलब होता है श्वास को लेना, रेचक मतलब होता है श्वास को छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोक करके रखना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसका अभ्यास, बताएं। किसका अभ्यास बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं आप? तो आप प्लाविनी प्राणायाम का अभ्यास आप बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पेट की गर्मी और जलन को कम करता है, पेट की गर्मी और जलन को कौन कम करता है? तो पेट की गर्मी और जलन को कम करता है शीतली प्राणायाम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सकारात्मक विचारों का संचारण करने में सहयोगी है। सकारात्मक विचारों का संचार करने में सहयोगी है आपका कौन सा? सूर्यभेदी प्राणायाम। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है, बालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है कपालभाति प्राणायाम से। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए, घेरंड संहिता के उपदेशक कौन है, बताएं। घेरंड संहिता के उपदेशक कौन है भाई? तो घेरंड संहिता के उपदेशक हैं घेरंड मुनि स्वयं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, घेरंड संहिता कुल कितने श्लोक हैं घेरंड संहिता में? घेरंड संहिता में की बात करी जाए तो कुल मिलाकर के 353 श्लोक हैं घेरंड संहिता में, और 7 अध्याय में घेरंड संहिता पूरी बटी हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, समाधि पद मतलब समाधि पद में कितने सूत्र हैं? समाधि पद में कितने सूत्र हैं भैया? समाधि पद में 51 सूत्र हैं। आपको बता दूं, पतंजलि का योग सूत्र जो है वो पदों में बटा हुआ है, पादों में बटा हुआ है, ठीक है। तो पतंजलि का जो एक प्रकार से योग सूत्र है उसमें जो समाधि पाद है या समाधि पद है उसमें कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र हैं। पतंजलि की रचना है योग सूत्र, और उसी योग सूत्र में जो समाधि पाद है उसमें 51 सूत्र हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किस वर्ष आरंभ हुई, बताएं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी भैया? तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो आरंभ हुई है 1954 में आरंभ हुई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। देखें, अब थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और बोलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं अब कल की वीडियो में, चूंकि 1 तारीख को आपकी परीक्षा है और बाकी 6 तारीख को 5 तारीख को परीक्षाएं हैं, तो इसके लिए मैं प्रयास ये करूंगा कि अब अगले दिन यानी कि आज अगर आप लोग देख रहे हैं तो कल सुबह आप फिर से इस वीडियो को पाएंगे। यानी आज 8 बजे से सुबह से आप देख रहे थे इस वीडियो को, कल सुबह 8 बजे फिर से इसकी क्लास होगी। या मैं सोचूंगा कि आज ही शाम मीटिंग में यानी कि रात में करवा दी जाए क्लास, या फिर कल आप इसी टाइम में यानी सुबह 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी को करिकुलर मास्टर पर, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम संपूर्ण जो बचे हुए प्रश्न आपके हैं, लगभग आज की वीडियो के माध्यम से 300 से अधिक प्रश्नों को मैंने देख लिया है, ठीक है। बाकी के जो बचे 250-300 प्रश्न हैं, लगभग 300 प्रश्न और मैं कलेक्शन कर दूंगा। तो 300 प्रश्न मैं बाकी वीडियोज़ में यानी अगले वीडियो में पार्ट 2 में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे आप फिर से आइएगा, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।